सभागृहांत तुमचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आमचे बरोबर आज हांगा आमकां एड्रेस करपाक आयिल्ले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय नेते, पार्टीचे स्पोक्सपर्सन शहनाजी हुसेन, आमचे पार्टीचे सरचिटणीस दामू नायक यांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। आणि आज आमचे पार्टीचे नेते हांगा आयिल्ले आसात तांकां विनंती करता की तांच्यांनी आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक एड्रेस करचें। करीब 1 साल के बाद गोवा में आपको संबोधित करने का अवसर मिल रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस सदानंद जी के अध्यक्ष बनने के 1 साल आज पूरे हो जाएंगे। आज ही के दिन नॉमिनेशन किया था और कल के दिन इनका साल पूरा होगा। तो सबसे पहले तो इनको बधाई देते हैं कि इनके नेतृत्व में यहाँ पर जो हम जिला पंचायत का चुनाव लड़े, पहली बार इतनी अपार सफलता भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। नॉर्थ गोवा में हम 25 सीट लड़े और 19 जीते, और साउथ गोवा में हम 17 लड़े, 14 जीते और 7 पे निर्दलीय को हमने सपोर्ट किया। जिस तरह हम 49 में 33 सीटों पे जीत प्राप्त की, और नॉर्थ साउथ गोवा में भी जिला पंचायत में अब भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष होगा। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती, चाहे वो चुनाव कांग्रेस वालों के लिए चुनाव छोटा और बड़ा होगा, लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव चुनाव होता है। और चुनाव में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जिला पंचायत लोकल बॉडी का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी मत देने वालों का, वोट देने वालों का सम्मान करती, हम उनकी इज्जत करते। इसलिए हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। यहाँ पे मैं आज मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, सीएम साहब से, और यहीं गोवा का बना हुआ ये शॉल उन्होंने भेंट किया। गोवा कैसे प्रमोट हो, गोवा का कल्चर, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, गोवा की तहजीब, गोवा की संस्कृति, गोवा का कल्चर, ये कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे तो देश भर के अंदर जो आज किसान हैं, जो यहाँ ये मुद्दा आज किसान आंदोलन का सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है, सरकार वो सबको स्टडी कर रही है और सरकार ने अपना पक्ष भी रखा है। और किसानों के लिए हमारे मन में भी दर्द है, लेकिन जो हम 3 बिल लेकर आए हैं, वो तीनों बिल किसानों की फलाह बहबूद के लिए, उनके समृद्धि के लिए, उनके भलाई के लिए लेकर आए। कहीं से भी किसानों का हित करना ये सरकार की न मंशा है न आगे होने वाली। हम देश के सब किसानों का ध्यान रखते हैं, और हम लोगों ने पहले ही कहा, न एमएसपी ख़त्म होगी, न मंडी ख़त्म होगी। और अन्य राज्य हैं, आपने देखा होगा कि गोवा के अंदर भी जो किसान जो कुछ भी पैदा करते हैं उसको बाज़ार में बेचने का हक होना चाहिए। और पूरे देश के किसान इस बात के पक्ष में हैं कि हमारी सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है। लेकिन जो किसान भाई आंदोलन में हैं वो भी अपने हैं, वो गैर नहीं हैं, उनकी चिंता करना भी हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार ने कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि हमने दरवाज़ा खोल कर रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो बातें कही हैं, क्योंकि ये मामला अब सब जुडिश है, इस पर कोई मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। इस पर इतना कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है ऑब्जर्वेशन को हम स्टडी करेंगे और जो उन्होंने पूछा है उसके बारे में सरकार राय बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भी बताएगी। यहाँ पर कोविड के दौर में भी एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश के अंदर एक बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड में जैसी लड़ाई हमने लड़ी है, पूरे दुनिया में इसकी मिसाल दी जा रही। गोवा में यहाँ के सीएम भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे, मैं भी एक बार कोविड पॉजिटिव हो गया था और मैं जानता हूँ कि कोविड का ख़तरा कितना बड़ा देश को था, लेकिन हम सब का खुशकिस्मती है, हम सब का ये लक है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है जो कोविड की लड़ाई को उन्होंने बहुत मजबूती से लड़ने का काम किया और कोविड की लड़ाई में सफलता प्राप्त की है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में, डेवलप कंट्री के मुकाबले में भारत ने जिस तरह कोविड की लड़ाई को लड़ा है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकता, कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से अभी उनका संवाद चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीन के मामले में भी हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया में एक वैक्सीन बनाने में सालों लग जाते थे, लेकिन भारत ने ऐसी सफलता प्राप्त की कि पूरे दुनिया के लोगों को इस पे गर्व है। भारत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन हम एक नहीं बल्कि हमने दो वैक्सीन हमारी अप्रूव हुई है और पाइपलाइन में भी, तो ये बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म हो गई है, उसका काम है गुमराह करना। कांग्रेस पार्टी अब एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक अफवाह और र्यूमर फैलाने वाला एक संगठन है। उनका काम है क्या राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कराकर देश के विरोध में सिर्फ बयानबाजी करना वो अपना फर्ज समझते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी की कोई जिम्मेदारी विपक्ष में रहते हुए नहीं है? ये सही है कि देश के लोगों ने सत्ता के लायक भी कांग्रेस को नहीं समझा, लेकिन अपोजिशन में बैठने लायक भी उनको दर्जा नहीं दिया। आज कांग्रेस पार्टी ने चाहे वो किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन पर भी सिर्फ भड़काने का काम किया और राहुल गांधी ने ट्वीट किया वीर तुम बढ़े चलो, और खुद इटली बढ़ गए, इटली चले गए। वो कोई सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन चाहे वो इंडो चाइना के बीच में तनाव हो तो कांग्रेस का स्टैंड क्यों ऐसा होता है जिससे चाइना उनके स्टेटमेंट का फायदा उठाता है। इंडो पाकिस्तान का इशू हो तब भी कांग्रेस पार्टी ऐसा स्टैंड क्यों लेती है जिसके वजह से पाकिस्तान कांग्रेस के स्टेटमेंट को यूएन और कई जगह उसका इस्तेमाल करता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब उन्होंने सवाल पूछा, जब एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस का स्टैंड और पाकिस्तान का स्टैंड दोनों एक जैसा आया। कोरोना पर जैसी मजबूत लड़ाई हमने लड़ी उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने कंफ्यूज करने का काम किया। लेकिन देश का शुक्रिया गोवा के जरिए हम कहना चाहते हैं कि देश के लोगों ने कांग्रेस के बहकावे में आने का काम कभी नहीं किया और उन्होंने सरकार की बात को मानने का काम किया है। अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर इसको वैक्सीन लगाएंगे तो वो नपुंसक हो जाएंगे। तो नपुंसक होने की बात उन्होंने कही, उससे डर लगता है कांग्रेस के लोगों को कि उनको लगता है पहले वही भ्रम जो पहले मुस्लिम समाज में भ्रम पैदा किया गया था पोलियो के टाइम में कि अगर पोलियो का ड्रॉप पिलाएंगे तो बच्चे नपुंसक हो जाएंगे, और वही डर अभी कोरोना वैक्सीन पर भी समाजवादी पार्टी ने फैलाया और अखिलेश यादव ने इसको बीजेपी की वैक्सीन कहा और इस पर कई लोगों ने तरह तरह से भ्रम पैदा किया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आज उन्होंने सारे मुख्यमंत्री को संबोधित करके कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाया जाए, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम वैक्सीनेशन
के प्रोग्राम को बहुत अच्छे से चलाएंगे और इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और गोवा में भी, क्योंकि यहाँ जो हमारी सरकार है वो लोगों के बीच में बड़ी पॉपुलर है और अभी तो लिटमस टेस्ट हो गया पंचायत के चुनाव में, हर जगह कमल ही कमल है। साउथ कश्मीर से लेकर गोवा तक कमल खिला है। मैं कश्मीर में वैली में इलेक्शन का इंचार्ज था, मुझे गोवा में कहते हुए गर्व हो रहा है कि पहली बार कश्मीर घाटी में भी, जम्मू में तो हम मजबूत पहले से थे, हमारे सांसद विधायक जीतते थे जहां हम कभी नहीं जीते, कश्मीर घाटी में वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया है। तो कश्मीर से लेकर गोवा तक हर जगह कमल ही कमल दिख रहा है, क्योंकि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं जम्मू कश्मीर में था, मैं 10 जिलों में वहां पे गया, कभी कोई नेता नीचे तक नहीं गया। मैं वहां जब पहुंचा तो लोगों से बातचीत की, लोगों को भरोसा नरेंद्र मोदी के नाम पर है, नरेंद्र मोदी के काम पर है। नरेंद्र मोदी जी की बात को कश्मीर के लोग गंभीरता से लेते हैं, जम्मू के लोग, गोवा के लोग। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं उनको लगता है कि हमारे देश में हमारी चिंता करने वाला कोई व्यक्ति है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन काम यहाँ पर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आज जिस तरह डेवलपमेंट के काम को कर रही है, उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। और गोवा के लोगों को का पूरा विश्वास सीएम साहब पर और भारतीय जनता पार्टी पे है। इसको और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब 2022 में गोवा के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, उस वक्त उत्तराखंड के भी होंगे, उत्तर प्रदेश के भी होंगे, तो हम इन सब राज्य में कमल खिलाएंगे। और गोवा के अंदर 3/4 बहुमत से, जिस तरह हमारा स्ट्राइकिंग रेट है, उससे साबित है कि गोवा के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी का वजूद नहीं है। हम ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि कोविड टाइम में गोवा के लोगों ने बहुत सफ़र किया, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री से ही पूरा गोवा चलता है, उसको भी अब बढ़ाने का काम हम करेंगे। इस बार बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट बाहर जाते थे, अब वो गोवा की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में गोवा देश का नंबर 1 राज्य है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई अकेला भी अगर यहाँ आए तो उसे कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि हमने यहाँ कानून का राज स्थापित किया है और उसको और आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और ये देश आगे बढ़ेगा, उसमें कोई किसी को शक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अमेरिका में जो घटना हुई, उसके बाद कैपिटल हिल की घटना के बाद पूरे दुनिया में अगर सबसे मजबूत डेमोक्रेसी मानी जाती है तो वो हमारे भारत की मानी जाती है। धन्यवाद। मेरे विचार पंच है। शाहनवाज जी, आपका गोवा आपकी भेंट है जो किसी खास मकसद से है, सीएम से कोई खास या ऑर्गेनाइजेशनल? नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जगह जगह जाना, आप लोगों से मिलना। और पहले हमारे मन में विचार आया था कि हम कल आपको एड्रेस करेंगे, आज हुआ कि आज ही एड्रेस करेंगे। और गोवा में जब भी संगठन का 1 साल पूरा हो रहा है तो नए अध्यक्ष जी को भी बधाई। और जब भी गोवा कभी भी आते हैं तो गोवा का डेवलपमेंट देखकर एक आदर्श है। मैं जब जम्मू कश्मीर में था तो वहाँ पर कई लोग ये सवाल पूछते थे कि अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो क्या होगा, तो मैंने गोवा का मिसाल दिया। मैंने कहा गोवा में जितनी आबादी है उससे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, कई गुना ज़्यादा। तो गोवा के लोगों को कभी उससे दिक्कत नहीं हुई। दुबई में देखिए जितनी आबादी है उससे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। जहाँ टूरिज़्म है वहाँ टेररिज्म नहीं, चाहे वो मालदीव्स हो या दुबई हो या गोवा हो या कश्मीर हो। तो जम्मू कश्मीर में भी इस बार आपने देखा कि बीजेपी ने कमल खिलाया है, तो ये सूचना भी आप तक पहुंचाने की ज़रूरत है। कश्मीर में जो टेररिज्म बहुत था पहले, तो अब कम हुआ है, तो आपको क्या लगता है वो वहाँ जो टूरिज्म उसमें बढ़ोतरी होगी? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपका है। जम्मू कश्मीर में पिछले
30 सालों में जितने टूरिस्ट नहीं जाते थे उससे ज़्यादा टूरिस्ट इस साल गए हैं। जबकि कोरोना वायरस का ख़तरा देश भर में है, तब टूरिज़्म हर जगह प्रभावित हुआ है। लेकिन गोवा और कश्मीर ये 2 जगह ऐसे हैं जहां टूरिस्ट बड़ी तादाद में गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब ये मान लिया है कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद उनको चाहिए डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का दूसरा नाम ही नरेंद्र मोदी है। जम्मू कश्मीर के आम लोगों से जब मैंने बात की, उनका पूरा भरोसा नरेंद्र मोदी पर है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका यकीन है। पाकिस्तान से कोई मोह नहीं है वहाँ के अवाम को। पाकिस्तान पूरी तरह, जम्मू कश्मीर में बीजेपी 3 सीट जीती घाटी में, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह वोटिंग हुई, हम लोगों ने पहले कहा कि हम कितनी सीटें जीते नहीं जीते ये सवाल नहीं, जमहूरियत रहना चाहिए, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। और वहाँ पर हम 140 में करीब 80 सीट लड़े और बाकी हमने निर्दलियों को सपोर्ट किया, जैसे यहाँ भी किया कई जगह। तो बड़ी तादाद में निर्दलीय लड़े और जीते। वो लोग 140 में 80 के नीचे रहे, जबकि सारी पार्टियां मिल गई थी, पीडीपी, एनसी, जितनी पार्टियां हैं वो मिलकर भी बीजेपी को कमल खिलाने से रोक नहीं सकी। वो मिलकर भी 80 से ऊपर जा नहीं सकी। आप समझिए 60 लोग तो गुपकार गैंग के खिलाफ जीते। वो लोग जो चुनाव लड़ रहे थे 60 से ज़्यादा उनके अलायंस के बावजूद, यानी एक पार्टी नहीं 7 पार्टी मिल गई, 6 ब्रदर 1 सिस्टर, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, कौन नहीं, सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि बीजेपी को रोकेंगे। तो बीजेपी को चाह कर भी वो रोक नहीं पाए। और जब घाटी में भी कमल खिल गया, तो हम लोग कहते थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। गोवा के लोग भी वहाँ आंदोलन में बड़ी तादाद में जाते थे और ये नारा लगाते थे। तो कितनी खुशी की बात है कि अब हमारे देश में कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पर यकीन है, विश्वास है, और वहाँ हम डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। क्योंकि लोगों ने जिस उम्मीद से डेमोक्रेसी को अपनाया है, इससे विरोधी मुल्कों को बहुत परेशानी है। आपको विश्वास है कि आगे जाकर भी वहाँ आतंकवाद नहीं होगा और वहाँ शांति और अमन फैला रहेगा? सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यूपी बिहार में भी जब लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, कोई चुनाव होते हैं, तो 2-4 बड़ी बड़ी घटना हो जाती। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं 33 डेज वहीं रहा, कोई ज़िला छोड़ा नहीं। जहां एक्टिव मिलिटेंसी है वहां भी जाकर सभा किया। बीजेपी का झंडा 80 उम्मीदवार जो लड़े, उन्होंने बीजेपी का झंडा लगाया होगा सब जगह। और 80 उम्मीदवारों में हमने हिजबुल कमांडर आमिर खान था, वहाँ का हिजबुल का, वो पाकिस्तान में रहता है, उसके यहाँ श्री गुफारा में जाकर रैली की, सलाउद्दीन की यहाँ रैली की। हमने महबूबा मुफ्ती के घर में जाकर भारत का तिरंगा लहराकर दिखाया। वो कहती थी कि कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो हमने कहा देखो उठाने वाला नहीं, लहराने वाला भी मिलेगा, और हमने वहाँ पर जाकर लहराया। ठीक है, हमारे जाने से पहले ग्रेनेड अटैक हुआ, एक सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ। तो जो आतंकी हैं, जब चिराग दिया बुझने लगता है तो एक बार जोर से जलता है, तो वो अब ख़त्म हो चुका है। वहाँ के लोग तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। अब वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मोदी जी को चाहते हैं, तो मोदी जी पर भरोसा है। जब वहाँ फ्लड आया तो मोदी काम आए। वहाँ जब कोरोना का टाइम था तो सबके यहाँ अनाज देना, उनकी चिंता करना, इसलिए बहुत बड़ा भरोसा है। देश के लोगों को ये जानना चाहिए, गोवा में भी जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा इस देश पर और इस देश के प्रधानमंत्री पर बहुत ज़्यादा है। एक सवाल मेरी तरफ से है, गोवा में आपने जो कि जिक्र किया किसान आंदोलन का, तो गोवा में पिछले 1 साल से या 6 महीने से कुछ आंदोलन चल रहे हैं कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। जी उनका कहना है कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनवायरनमेंट, पर्यावरण के खिलाफ है, तो शायद आपने सुना होगा, तो इसके बारे में कोई कुछ? हाँ, मैंने सुना भी है, ब्रीफ्ड भी हूँ, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि सीएम साहब बहुत सक्षम हैं,
वो गोवा के लोगों के सेंटिमेंट और डेवलपमेंट के बीच का क्या रास्ता होगा, उसको उस इशू को एड्रेस कर रहे हैं और उसका हल निकलेगा। सर 2022 का इलेक्शन कैसे तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी तो देखिए यही तैयारी है। ये तो नॉर्थ गोवा साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो चुनाव है, ये तो अभी झांकी है। विधानसभा का चुनाव बाकी है। ये देखिए, जब लोकल बॉडी का चुनाव सबसे टफ होता है, आसान नहीं होता, क्योंकि लोकल इश्यूज बहुत होते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ना, विधानसभा लड़ना और लोकल बॉडी लड़ना, लोकल बॉडी में एकदम मैन टू मैन कांटेक्ट चाहिए, भरोसा चाहिए। वहाँ कई बार पार्टी भी की जगह लोग उम्मीदवार को भी ध्यान में रखते हैं, और उसमें हमने अच्छे उम्मीदवार भी दिए। हमारी पार्टी अच्छी, हमारा झंडा अच्छा, हमारा निशान अच्छा, हमारा नेता अच्छा, हमारा सीएम अच्छा, तो लोगों को पूरा भरोसा है। और उस भरोसे का की वजह है कि हमारे अध्यक्ष भी अच्छे, तो इनके बहुत बधाई कि यहाँ के चुनाव में इतनी अपार सफलता मिली, जिसकी कल्पना यहाँ नहीं होती थी। जब भी विधानसभा के चुनाव होते थे तो जिस तरह के रिजल्ट अभी यहाँ जिला परिषद के चुनाव में आए हैं, ऐसे रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं आए। तो क्या होगा, आप लोग न्यूज़ चैनल के लोग, अखबार के लोग, आप ओपिनियन पोल करते हो, आप कई बार एग्जिट पोल करते हो। अगर इसी को ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल माना जाए तो इसका मतलब है कि गोवा की जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश है, प्रसन्न है और बहुत हैप्पी है और हमें आशीर्वाद दे रही है। सर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कैसे, कितना सीरियसली देख रहे हैं? देखिए, वेस्ट बंगाल में हमने हमारा वोट परसेंट जो होता था 1%, 3%, 8%, अब हमने पिछले लोकसभा के चुनाव में हमें दीदी गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन हमने लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीती। आप लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 18 सीट जीतेगी। इस बार हमने तय किया है कि अब की बार 200 के पार, और बंगाल में ममता बनर्जी का जाना तय है। वो पैकिंग कर रही हैं, वो बोरिया बिस्तर बांध रही हैं, क्योंकि वो माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी आज गोली बम बारूद की बात करती। हमारे कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, हमारे ऑफिस जलाए जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हुआ, लेकिन न ममता जी से डरे हैं न डरेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने घर से झंडा उतार दिया, अपना नेम प्लेट हटा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा वालों ने झंडा उतार कर जेब में रख लिया, नेम प्लेट हटा दिया, क्योंकि वो ममता बनर्जी से लड़ नहीं सकते। अगर ममता बनर्जी से जान हथेली पर लेकर कोई पार्टी लड़ रही है तो वो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही। इसलिए हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। कहते हैं लड़बो और जीतबो बंगला में, तो हम लोग वहाँ न डरेंगे न झुकेंगे, बल्कि लड़ेंगे और जीतेंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना पश्चिम बंगाल में तय है। और कोल स्कैम में अभी तो छापे पड़ रहे हैं उनके, वो लोग कट मनी लेते हैं, बिना पट्टे के, बिना लाइसेंस के कोयला निकालते हैं और सरकार बेचती। आखिर ममता बनर्जी ये जवाब दें कि कोयले के दलाली के पीछे कौन लोग हैं, ये जो कोयला में कौन हाथ काला कर रहे हैं, ये जवाब टीएमसी को देना होगा। और जब एजेंसीज कार्रवाई करती है तो वो कहते हैं पॉलिटिकल वेंडाटा है, तो क्या चोरी करने का अधिकार दे दें? आज उन्होंने गरीब किसानों के लिए जो 6,000 रुपया साल का भेजते हैं बंगाल में, 1 रुपया वो नहीं देने देती किसी को। अगर हम लोग वहाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड बना, सब जगह हो गया, कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में भी हो गया, लेकिन ममता जी ने लागू नहीं करने दिया, क्योंकि उनको कट मनी चाहिए। टीएमसी ऐसी पार्टी है कि कफन दफन की भी योजना हो, उसमें भी कट मनी चाहिए उसको। और आप जानते हैं ऑफिशियली ममता जी ने स्वीकार किया था लोकसभा के चुनाव के वक्त में, अपने वर्कर से कहा था कि जो कट मनी समझते हैं आप लोग ने, यहाँ गोवा में नहीं होता, वो कट मनी होता है, जो सरकार की योजना जाती है उसमें 25% काट के टीएमसी के वर्कर लेते हैं। तो ये कट मनी वाले, ये जेब काटने वाले, लोगों के पेट पर लात मारने वाले, किसानों का हक मारने वाले,
ये तृणमूल कांग्रेस के लोगों को इस बार सत्ता से बेदखल करेंगे और कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बंगाल की पूरी जनता हमारे साथ है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, वो हमारे साथ है। एक सवाल बस। आज की तारीख में शाहनवाज जी, आज की तारीख में आपके पक्ष के साथ 27 से 28 एमएलए हैं, लेकिन उन 27 से 28 एमएलए से आधे ऐसे हैं जो कांग्रेस या दूसरे पक्ष से आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगली विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा हो सकता है? देखिए, जो भी गोवा के विकास में यकीन करेगा उसके लिए हमने अपने दरवाजे खोले। हम कम्युनिस्ट पार्टी की तरह नहीं हैं, हम कांग्रेस पार्टी की तरह भी नहीं हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले लोग हैं। हमारी पार्टी में जो दूसरे दल से भी लोग आते हैं वो अगर सक्षम है तो हम उनको पूरा सम्मान देते हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में बड़ी तादाद में विधायक आए और वो चुनाव भी हम लोगों ने जिताया उनको। हमारी पार्टी में यूपी में भी बड़ी तादाद में लोग आए थे। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। जो हमारे यहाँ गोवा के विकास में यकीन करेगा, हमारे साथ आएगा, उसको हमने कभी मना नहीं किया है। और हम अगली बार ये हमारे जो विरोधी हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि देखिए जिला परिषद के चुनाव में ओपिनियन पोल आ गया है कि हम भारी बहुमत से विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। उससे पहले गोवा के जितने काम हैं पाइपलाइन में, जो गोवा के लोगों को हमसे अपेक्षा है, गोवा की जनता के मन में जो है उस पर बीजेपी खड़ी उतरेगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह से डिफेक्शन को बढ़ावा नहीं मिलेगा? अब दूसरी पार्टी यही नहीं, खत्म हो रही है, क्या करें। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कांग्रेस के अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं। कांग्रेस के 23 नेताओं ने चिट्ठी लिख दी सोनिया जी को, बड़े बड़े नेता, वो कोई बीजेपी के एजेंट नहीं है, उन्होंने लिखी, अभी पार्टी में काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, बड़े बड़े, मैं कितना नाम लूँ उनका, जो उनके 30 में जो 23 नेता थे, यानी 3/4 बहुमत से कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की लीडरशिप को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस के वर्कर का यकीन नहीं, पता नहीं गोवा में कांग्रेस पार्टी है या नहीं है, लेकिन और जगह खत्म हो गई। बिहार में भी चुनाव में उन्होंने लड़ झगड़ कर दबाव बना के 70-80 सीट ले ली और तेजस्वी यादव पूरी रात बैठकर रोए कि कांग्रेस से क्यों समझौता किया। वो तो 75 जीत गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ फिसड्डी साबित हुई। इसलिए बिहार में भी हम जीते हैं, ठीक है, हमें बहुत अपार बहुमत नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल चलेगी और हम गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया है और निभाएंगे, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। सर, कांग्रेस ने कल आम आदमी पार्टी को भाजपा बी टीम कहा है, वो आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी के बारे में कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता नहीं करती, सिर्फ बयानबाजी करती है। कांग्रेस का नाम होना चाहिए ट्विटर कांग्रेस, अफवाह कांग्रेस, गुमराह कांग्रेस। ये कांग्रेस वो नहीं है जो कांग्रेस ह्यूम ने बनाई थी, ये इंदिरा कांग्रेस है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ अफवाह उड़ाती है, भ्रम पैदा करती है और सिर्फ ट्विटर पे रहती है। ट्विटर पर ट्वीट कर देती है, वीर तुम बढ़े चलो, और तुरंत इटली का टिकट लेके विदेश बढ़ जाते हैं। ये है, यानी कैसे वीर हैं वो, कह रहा वीर तुम बढ़े चलो और खुद को कहते हैं वीर तुम इटली चलो। तो ये तो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से देश की जनता भी नहीं ले रही है। उनके बयान को आप लोग भी बहुत गंभीरता से नहीं लीजिए, क्योंकि देश की जनता ने उनको सत्ता के लायक नहीं समझा। लेकिन बड़ी बात ये हुई है कि 2 चुनाव में उनको इतनी सीटें भी नहीं दी कि विपक्ष के नेता का दर्जा मिल जाए। अपोजिशन लीडर का जो स्टेटस होता है, इतनी सीटें भी अब कांग्रेस को नहीं मिल रही। इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में हम ही लोग थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं। अब हमने भी तय किया है इन लोग का नाम कम लेना है, लेकिन आपने सवाल पूछा तो इसलिए लेना पड़ा। चलो सड़न, धन्यवाद। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद, आप Thank you. शॉर्ट नोटिस पे आए, इसके लिए सच में दिल से बहुत शुक्रिया। और गोवा के अंदर अध्यक्ष जी को कहेंगे कि हमको बराबर बुलाते रहें।
तो आपसे बराबर मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।